नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। राजा हत्याकांड मामले से बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। शिलांग पुलिस ने सोनम और राज का आमना सामना कराया है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। शिलांग पुलिस ने सोनम और राज का आमना सामना कराया है। सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ी जानकारी एक बार फिर आपको बताते हुए चले, सोनम ने अपना गुनाह कबूल किया है। बड़ी अपडेट आपको एक बार फिर बताते हुए चले, शिलांग पुलिस ने सोनम और राज का आमना सामना कराया और इसके बाद जानकारी मिल रही है कि सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। और वही मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सिम ने कहा कि जांच चल रही है, हमें बहुत सी बातों की पुष्टि करनी है। उसके खिलाफ हत्या में शामिल होने के सबूत है, लेकिन पूछताछ के बाद चीजें स्पष्ट होंगी। उनके इस बयान से ये स्पष्ट होता है कि मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से काम कर रही है। आगे की जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। ये बयान राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। हाँ वो हम लोग हमारा एविडेंस में ये शामिल है। आई मीन इन आवर एविडेंस इट हैज प्रूवन दैट यस शी इज वेरी मच। इंदौर में राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने भी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गोविंद सोनम रघुवंशी का जो भाई है मेरे संपर्क में था। उसने मुझसे कहा कि वो मेरे घर आएगा और वो कबूल करना चाहता है कि उसकी बहन ने गलती की है। वो कहना चाहता था कि उसकी बहन को उसकी गलती के लिए फांसी की सजा मिलनी चाहिए। विपिन के इस बयान ने हत्याकांड के रहस्यों को और भी गहरा कर दिया है। गोविंद का ये दावा मामले में नए प्रश्न भी खड़े करता है। ये बयान राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है और मामले की सामाजिक और न्यायिक संवेदनाओं की लेकर के जो है अपनी तस्वीरें साझा कर रहा है। गोविंद मेरे संपर्क में था और गोविंद ने जो है मुझे रात को 11 बजे बोला था फोन लगा के, भैया मैं इंदौर आ चुका हूँ मैं, अब एक काम करिए अब सारी मीडिया को जो है इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं कल आपके घर पे आ रहा हूँ मैं और सारे मीडिया के सामने आके बयान देना राजी हूँ मैं। मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती की सजा, उसको सजा मौत मिलना चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ मैं, क्योंकि मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती के कारण जो है अपने भाई अपना पैसे अपने से दूर चले गए। गलती इसके लिए। तो वही राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब भावनात्मक और सख्त प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। राजा की मां उमा रघुवंशी ने बताया कि उन्होंने सोनम के भाई गोविंद से मुलाकात की है। उमा के मुताबिक गोविंद ने कहा कि सोनम को फांसी पर लटका देना चाहिए। उसे राजा के लिए दुख है लेकिन सोनम के लिए नहीं। उमा रघुवंशी ने कहा कि गोविंद की कोई गलती नहीं है, बल्कि वो खुद इस पूरे मामले में आहत है। बातचीत के दौरान उन्होंने गोविंद से पूछा कि जब वो सोनम से मिला तो उसने उसे क्यों मारा, ये नहीं कहा। इस पर गोविंद ने जवाब दिया कि मीडिया और पुलिस की मौजूदगी के कारण उसे मौका नहीं मिला। ये बयान हत्याकांड के भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं को उजागर करता है, जिससे पूरे मामले में जन संभावनाएं और भी तेज हो गई है। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने, तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? यही बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं, आप उनको लगता है वो राजा के लिए दुखी थे। वो जी राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है। वो गोविंद की कोई गलती माता जी आपने? गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब भावनात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। राजा की मां उमा रघुवंशी ने बताया कि उन्होंने सोनम के भाई गोविंद से मुलाकात की, जहां गोविंद ने साफ कहा कि सोनम को फांसी पर लटका देना चाहिए। उससे राजा के लिए दुख है लेकिन सोनम के लिए नहीं। ये कांग्रेस के लोगों को जनहित और राष्ट्रहित ये इनके एजेंडे से बाहर है, इनकी डिक्शनरी से बाहर है। यदि देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिला है 11 सालों में, ये कौन सा चश्मा पहनते हैं? यदि 11 करोड़ परिवार में शौचालय का निर्माण हुआ है, 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, 81 करोड़ लोगों को 5 किलो
प्रति महीने प्रति सदस्य चावल मिल रहा है, सड़कें बन रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, वाटरवेज बन रहे हैं, हर क्षेत्र में तरक्की हो रही है। और ये इटली वाला चश्मा जब तक उतार के देखेंगे नहीं तो इन्हें देश का विकास दिखेगा नहीं, और इस प्रकार की ये बात करेंगे। और राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले को लेकर के जहां एक तरफ राजा की मां की तरफ से बयान सामने आया, तो वहीं दूसरी तरफ अरुण साव ने भी इस पूरे मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है और राजा के परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। तो वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज देश भर में जितना नक्सलवाद है उसमें लगभग 77 हिस्सा छत्तीसगढ़ में सक्रिय है, जबकि झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे पड़ोसी राज्यों में ये प्रभाव मात्र 23 है। मुख्यमंत्री का यह बयान राज्य में नक्सल उन्मूलन के लिए तेज और ठोस कार्रवाई की ओर संकेत करता है। आज ये तो 31 मार्च 2026, ये तो पूरे देश के नक्सलवाद के लिए ये उन्होंने ठाना है, लेकिन डेडलाइन, लेकिन सबसे ज्यादा नक्सलवाद आज छत्तीसगढ़ में है। आज करीब आपका 77% नक्सलवाद आज छत्तीसगढ़ में है, और 23% नक्सलवाद जो पड़ोसी राज्य हैं वहां थोड़ा थोड़ा है। आपका झारखंड, उड़ीसा, आपका आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बलरामपुर जिले में 5वीं अनुसूची लागू होने के बावजूद 170 ख के प्रकरणों का त्वरित निराकरण नहीं हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष बसंत गुर्जर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग बलरामपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि 15 दिनों के भीतर सभी लंबित राजस्व प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में कहा गया कि वर्षों से आदिवासी समाज के भूमि संबंधी मामलों की सुनवाई लंबित है, जिससे समुदाय को न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय सीमा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो सर्व आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करेगा। आंदोलन की तैयारी की चेतावनी के साथ समाज ने प्रशासन से संवेदनशीलता और त्वरित न्याय की मांग की है। मामला ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है जिला बलरामपुर। यहाँ पे 170 खा की मामला जो राजस्व अधिनियम 170 खा के तहत उसको 90 दिन के अंदर निराकृत करने का प्रावधान है, जबकि ये प्रावधान को अनदेखा करके 4 साल 5 साल चलाया जा रहा है, जो हमारे लिए हमारे आदिवासी समाज के लिए घातक है। अगर इस प्रकार की अगर निराकृत अगर नहीं की जाती है तो आने वाले समय में हमारी पूरी आदिवासी जिला बलरामपुर की टीम सरगुजा संभाग जो है अनुसूचित जनजाति और यहाँ के लोग ज़्यादा निवास हैं, और ये शेड्यूल ट्राइब्स एरिया होने के कारण 170 खा लागू है, और 170 खा के तहत जितने भी प्रकरण यहाँ पर लंबित है तो आवेदन में ये निवेदन किया गया है कि जितने 170 खा के प्रकरण हैं उसका त्वरित निराकरण करें और उसके ऊपर कार्रवाई करें। जिले में 170 खा के प्रकरण अभी चल रहे हैं और इसको हम प्रयास पूरा हमारा रहेगा कि जितना जल्दी। बालोद जिले का ऐतिहासिक तांदुला जलाशय एक बार फिर विवादों में घिर गया है। कभी वाटर वर्ल्ड में गंदे पानी के इस्तेमाल को लेकर प्रशासन कटघरे में था। अब मछुआ समुदाय ने अपनी आजीविका पर मंडरा रहे खतरे को लेकर कलेक्ट्रेट में जनदर्शन के दौरान आवाज उठाई है। करीब 150 मछुआ परिवारों ने आरोप लगाया है कि जलाशय तक मछली पकड़ने के पारंपरिक रास्ते को रिजॉर्ट संचालकों ने कटीली तारों से बंद कर दिया है। ये रास्ता सालों से मछुआरों की रोजी रोटी का जरिया था। अब उन्हें या तो पूरी तरह जलाशय से दूर किया जा रहा है या फिर घने जंगलों वाले वैकल्पिक रास्तों से होकर जाना पड़ता है, जहां जंगली जानवरों का हमेशा खतरा बना रहता है। मछुआ समुदाय और लीजधारियों ने जीव दर्शन में कलेक्टर के समक्ष ये मांग रखी है, कटीली तारों को हटाया जाए, टॉल सेंटर को दोबारा चालू किया जाए और मछुआरों के लिए सुरक्षित और स्थायी रास्ता बहाल किया जाए ताकि उनकी आजीविका पर संकट न आए। प्रशासन की ओर से इस पर शीघ्र निर्णय लेने की उम्मीद जताई जा रही है।
एक सार्वजनिक मंच से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने राज्य सरकार को खुली चुनौती दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वन विभाग आदिवासी वर्ग पर अत्याचार कर रहा है और जल जंगल जमीन से उन्हें बेदखल किया जा रहा है। मुकेश मल्होत्रा ने मोहन सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमें हमारी जमीन से हटाया गया तो हम आदिवासी समुदाय के लोग श्योपुर से ग्वालियर तक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि जंगलों में बसे आदिवासियों की जमीन उनसे ना छीनी जाए और उनके अधिकार सुरक्षित रखे जाए। विधायक का यह बयान आदिवासी अधिकारियों को लेकर राज्य की राजनीति में एक नए विवाद को जन्म दे सकता है। तो वही 4 दिन पूर्व ग्राम विक्रमपुर बर्तियनपुरवा में विवाद के दौरान गोली चलने और गंभीर चोट लगने की घटना के बाद राजनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पुलिस के मुताबिक घटना की सूचना मिलते ही टीम ने 24 घंटे के अंदर 2 मुख्य आरोपी महेश कुशवाहा और शंभू कुशवाहा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद बाकी 3 आरोपी जितेंद्र सिंह बुंदेला, रामपाल सिंह बुंदेला और ज्ञाय प्रसाद कुशवाहा को भी गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला कि जितेंद्र सिंह पर हत्या के प्रयास, बलवा, मारपीट सहित 7 आपराधिक दर्ज है, जबकि रामपाल सिंह पर 4 अपराध दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध 12 बोर का देसी कट्टा, लाठी डंडे समेत अन्य सामग्री बरामद की है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। इस घटना से क्षेत्र में तनाव था, लेकिन पुलिस की तेज कार्रवाई से मामला जल्द सुलझा लिया गया। तो थाना सिंघनपुरी जंगल अंतर्गत दिनांक 3 से 4 जून 2025 की दरमियानी रात ग्राम बावे में घटित इस हृदय विदारक घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। मृतक झड़ी राम साहू जो 65 साल को है, उनको रात को करीब 1:30 बजे सोते वक्त आग के हवाले कर दिया गया। जलती हालत में वे अपने घर के भीतर पहुंचे और पत्नी को पुकारा। परिजनों और ग्रामीणों की मदद से उन्हें बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। घटनास्थल की स्थिति, मृतक की जलने की अवस्था और आसपास फैली पेट्रोल जैसी गंध को देखते हुए स्पष्ट था कि ये कोई सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि एक पूर्व नियोजित हत्या है। एफएसएल टीम द्वारा मौके पर निरीक्षण कर एंटीमार्टम बर्निंग की पुष्टि की गई है। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेंद्र सिंह ने घटना की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम गठित की। तो वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि आज केदारनाथ गुप्त ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। आज कार्यक्रम में सहकारी क्षेत्र से जुड़े कई लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस बयान से सहकारी क्षेत्र में केदारनाथ गुप्ता के नेतृत्व को लेकर उम्मीदें बढ़ाई हैं। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने इस मौके की गरिमा को बढ़ा दिया। ये घटना छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंक क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण कदम के लिए माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी का श्री केदारनाथ गुप्ता जी का पदभार ग्रहण समारोह था और साथ में सहकारिता सम्मेलन भी था। सहकारिता से जुड़े पूरे प्रदेश भर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बड़ी गरिमामय वातावरण में पदभार ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे सहकारिता मंत्री केदार कश्यप जी, हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और निगम मंडल अध्यक्षगण और पूरे प्रदेश भर से आए सहकारिता से जुड़े बंधुओं के बीच उपस्थिति में ये पदभार ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। मैं श्री केदारनाथ गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। एक लंबा अनुभव है उनका काम करने का, तो उनके नेतृत्व में सहकारिता हमारे प्रदेश में और मजबूत। छत्तीसगढ़ राज्य और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे उन तस्वीरों की तरफ जिसने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के सभी के दिलों को झकझोर कर रख दिया। उन सवालों की ओर रुख करेंगे जिन सवालों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। पहलगाम के वो सवाल जो लोगों के मन में तो है लेकिन उसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। देखिए हमारी रिपोर्ट। पहलगाम हमले को 1 महीना, उलझे कई सवालों के जवाब। पहला सवाल, क्या एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले ही पाकिस्तान को दे दी थी? तो आपको बता दें कि ये सवाल
15 मई को एस जयशंकर के एक बयान से खड़ा हुआ है। Because even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. इस बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पूछा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि उसने हमले से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी थी कि वे आतंकवाद पर कार्रवाई करने वाले हैं। उन्हें किसने यह अधिकार दिया है? इसके चलते हमें कितने वायुसेना के विमान गंवाने पड़े? इस पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसे दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा है कि ऑपरेशन से पहले कार्रवाई की जानकारी दी गई है। वहीं इस पर डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत में ही पाकिस्तान के डीजीएमओ को बता दिया होगा कि वे आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने वाला है। ये कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी था ताकि पाकिस्तान इसे भारत की तरफ से पूर्ण युद्ध की शुरुआत न माने। इसलिए महज 25 मिनट में ऑपरेशन खत्म हो गया। इतने कम समय में पाकिस्तान ना तो आतंकियों को भगा सकता था और ना ही भारत के हमले रोक सकता था। अब दूसरा सवाल, क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने राफेल विमान खोए? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 7 मई को देश की संसद को संबोधित करते हुए सांसदों को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर हमले किए थे। अपने बयान में शरीफ ने कई विरोधाभासी दावे किए, जिसमें दर्शाया गया कि कैसे पाकिस्तानी प्रतिष्ठान गलत सूचना और दुष्प्रचार की रणनीति के माध्यम से एक साहसिक मोर्चा बनाए रखने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सेना के जनरलों की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने देश का सम्मान बहाल किया है। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। वहीं 11 मई को सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राफेल गिरने पर सवाल पूछा गया तो एयर मार्शल ए.के. भारती ने ना तो इसे स्वीकार किया और ना ही इनकार किया। उन्होंने बस इतना कहा कि हमारे सारे पायलट घर सुरक्षित जा चुके हैं। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट की राय है कि किसी भी तरह के संघर्ष में नुकसान दोनों तरफ होता है, लेकिन पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के हवाले से राफेल गिरने की बात कही है। मीडिया आज हर जगह है। अगर सच में राफेल गिरा होता तो तस्वीरें जरूर होती और चर्चा होती, जो नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इससे भी जरूरी है कि भारत अपने ऑपरेशन में कामयाब रहा, तो इसका जवाब हाँ है। वहीं कुछ ऐसे सवालों के जवाब होते हैं जिसे गोपनीय रखना जरूरी होता है, जिससे दुश्मन में एक अजीब सा संशय बना रहे। अब तीसरा सवाल, क्या ट्रंप ने भारत पाकिस्तान में सीज फायर करवाया? भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों से संघर्ष जारी था। अचानक 10 मई की शाम 5:25 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक घोषणा की। उन्होंने लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका की तरफ से पूरी रात की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान तत्काल पूरी तरह से सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। इस बयान के थोड़ी देर बाद भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर कंफर्म कर दिया। पाकिस्तान ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, लेकिन भारत की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, जिसके बाद राजनीति हावी होने लगा।
लोग अपने अपने राय बनाने लगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका सीज फायर में तो था, लेकिन भारत ने दबाव में आकर सीज फायर नहीं किया है। ट्रंप ने केवल फोन पर बात की और सीज फायर का क्रेडिट ले गया, जबकि भारतीय विदेश सचिव का साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत के डीजीएमओ को फोन आया, जिसमें गोलीबारी को रोकने के लिए गुहार लगाई गई और इसके बाद सीज फायर की गई है। अब आते हैं आखिरी सवाल पर। पहलगाम हमला करने वाले चारों आतंकियों का क्या हुआ? तो आपको बता दें कि बायसरन घाटी में हमला करने के बाद चारों आतंकी जंगल की ओर भाग गए थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 24 अप्रैल को हमले में शामिल आतंकियों की पहचान कर 3 स्केच जारी किए थे और इन सभी पर 20 लाख का इनाम भी रखा गया था और आतंकियों को खोजने का संयुक्त अभियान चल रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि वे इलाका बेहद दुर्गम है। कार्रवाई के डर से आतंकी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं और उन्हें लोकल सपोर्ट भी मिल रहा है। हालांकि एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि आतंकी सीमा पार अभी तक नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनका पकड़ा जाना तय है। तो ये थे उन सवालों के जवाब जो एक महीने से आपके जहन में घूम रहे होंगे। कुछ सवालों के जवाब मिले तो कुछ को समय के साथ सुलझना। जब देश की सीमाएं खतरे में हो और आसमान से मिसाइलें या ड्रोन हमला करें, तब सिर्फ सैनिकों का हौसला नहीं बल्कि तकनीक भी दुश्मन को जवाब देती है। इसी तकनीक में एक एडवांस सिस्टम आया है। जैसे पहले S-400 जो भारत के लिए बहुत कारगर साबित हुआ, अब उसकी जगह एडवांस मॉडल S-500 आने वाला है। क्या है इसकी खासियत, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। एयर डिफेंस सिस्टम S-500 S-400 से भी अधिक एडवांस और घातक है। बेहतर रेंज, तेज रिएक्शन टाइम और अंतरिक्ष से आने वाले खतरों को भी नष्ट करने की क्षमता से लैस। अगर भारत को आने वाले समय में S-500 की आपूर्ति होती है तो यह देश वायु रक्षा को नई ऊंचाई पर पहुंचा देगा। पाकिस्तान जैसे देशों के लिए यह एक रणनीतिक झटका होगा, क्योंकि S-500 की मौजूदगी से भारत का हवाई कवच लगभग अभेद्य हो जाएगा। यानी कि मतलब साफ है कि अब भारत की हवाई सुरक्षा और मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। रूस से मिले अत्याधुनिक S-400 ट्रायम्फ सिस्टम की तैनाती के बाद अब भारत की नजर उससे भी एक कदम आगे की तकनीक पर है, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दरअसल रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मॉस्को यात्रा के दौरान इस नई पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दोबारा रखा। अगर यह समझौता होता है तो भारत न केवल अपनी सीमाओं को और सुरक्षित कर सकेगा, बल्कि अत्याधुनिक रक्षा तकनीक के निर्माण में भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएगा। हाल ही में भारत पर हमले की कोशिश। 7 मई 2025 की सुबह भारत ने पाकिस्तान और पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 ठिकानों पर सर्जिकल हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल के जरिए भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश हुई, लेकिन ये हमले S-400 ट्रायम्फ और एकीकृत काउंटर UAS सिस्टम की वजह से सफल नहीं हो पाए। S-400 ट्रायम्फ दुश्मन के लिए सुदर्शन चक्र। S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा विकसित एक मोबाइल सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे साल 2007 में रूस ने पहली बार अपनी सेना में शामिल किया था। यह प्रणाली विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हवाई खतरों को 400 किलोमीटर दूर से पहचान सकती है और उन्हें मार गिरा सकती है। भारत ने इस प्रणाली को सुदर्शन चक्र नाम दिया, जो अपने आप में एक संकेत है कि यह कितनी घातक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करती है। भारत और रूस के बीच हुआ था बड़ा सौदा। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस से $5.43 अरब की लागत से 5 S-400 रेजिमेंट खरीदने का समझौता किया था। अब तक 3 रेजिमेंट भारत को मिल चुकी है और 2026 तक आने की उम्मीद है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसमें कुछ देरी हुई।
पहला स्क्वाड्रन 2021 में भारत पहुंचा था। ये आदमपुर और हलवारा एयरबेस पर तैनात है। एक स्क्वाड्रन में 2 बैटरियां होती है। एक बैटरी में 8 लॉन्चर वाहन यानी TEL, 2 रडार और 1 कमांड पोस्ट होता है। कैसे करता है S-400 काम? यह सिस्टम बेहद तेज और सटीक है। इसे तैनात करने में केवल 5 मिनट लगते हैं। एक साथ यह 300 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 36 को एक साथ निशाना भी बना सकता है। S-400 4 तरह की मिसाइलें इस्तेमाल करता है। 40N6E 400 किलोमीटर रेंज, 48N6E3 250 किलोमीटर रेंज, 9M96E2 120 किलोमीटर रेंज, 9M96E 40 किलोमीटर रेंज। यानी इन मिसाइलों की मदद से ये सिस्टम अलग अलग दूरी और ऊंचाई से आने वाले खतरों को ढूंढता है और खत्म करता है। क्यों है S-400 इतना जरूरी? दुश्मन के विमान या ड्रोन को पहले ही करता है ट्रैक, अत्यधिक ऊंचाई और लंबी दूरी से भी कर सकता है हमला। इलेक्ट्रॉनिक जामिंग यानी GPS ब्लॉक करना इससे प्रभावित नहीं होता। एक ही समय में कई खतरों से निपट सकता है। किसी भी दिशा से आने वाले हमले को रोक सकता है। भारत ने इस सिस्टम को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात किया है, जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर। पश्चिम बंगाल में स्थित यह इलाका भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों को जोड़ता है और चीन बांग्लादेश की गतिविधियों के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। साथ ही पंजाब का सीमावर्ती इलाका पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ तैनाती की गई है। बताते चले कि रूस फिलहाल अपने नए S-500 वायु रक्षा सिस्टम पर काम कर रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 में रूस यात्रा के दौरान रूस ने इस 500 को भारत के साथ मिलकर बनाने का प्रस्ताव फिर से रखा। अब अगर यह समझौता होता है तो भारत दुनिया की सबसे आधुनिक वायु रक्षा तकनीक विकसित करने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम S-500 S-400 से भी अधिक एडवांस और तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।